नमस्कार, शाम के 7 बजने को है और ये वक्त है आपके फेवरेट शो मारो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। अगले 1 घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। ईओ आरओ परीक्षा में एसओपी के उल्लंघन से जुड़ी बड़ी खबर झुंझुनू से आ रही है। एसओपी के उल्लंघन मामले में नया मोड़ सामने आया है। सस्पेंड किए गए 6 के 6 पुलिसकर्मी बहाल कर दिए गए हैं। एसपी ने पुलिसकर्मियों का निलंबन निरस्त कर दिया। जांच में दरअसल पुलिसकर्मियों की गलती नहीं पाई गई। डीएसपी साइबर क्राइम ने मामले की जांच की थी। हालांकि रिपोर्ट में पुलिसकर्मियों को दोषी बताया गया था, लेकिन अब ये नया मोड़ सामने आया है। जो 6 के 6 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए थे उन्हें बहाल कर दिया गया है। कृष्ण हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। कृष्ण, काफी हो हल्ला हुआ, बवाल हुआ, जांच हुई, दोषी पाए गए, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये गलत था। यानी ये माना जाए कि जांच गलत हुई अगर पुलिसकर्मियों की गलती नहीं थी, जांच में ये पाया गया है तो। जी मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू शहर के रोड नंबर 2 स्थित एसएस मोदी विद्या विहार स्कूल में ईओ आरओ परीक्षा में एसओपी उल्लंघन को लेकर जो केंद्राधीक्षक और पर्यवेक्षक ने रिपोर्ट सौंपी थी, उस रिपोर्ट के आधार पर जिला कलेक्टर रामावतार मीणा ने वो एसपी को कार्रवाई के लिए लिखा था। और उसमें झुंझुनू एसपी शरद चौधरी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक एएसआई समेत 6 पुलिसकर्मियों को वो सस्पेंड कर दिया था। और इस मामले की जांच वो डीएसपी साइबर क्राइम को सौंपी थी। डीएसपी साइबर क्राइम ने अपनी जांच वो एसपी को सौंपी है। जांच सौंपने के बाद वो एएसआई सहित जो 6 पुलिसकर्मी जिनको सस्पेंड किया गया था उनको बहाल कर दिया गया है। वहीं जो जिला कलेक्टर द्वारा इस मामले को लेकर एडीएम को भी जांच सौंपी गई थी, वो एडीएम 9 दिन होने के बाद भी वो जांच वो पूरी नहीं कर पाए हैं। ऐसे में अब सवाल खड़े हो गए हैं कि जहां एक और डीएसपी साइबर क्राइम ने तो अपनी जांच रिपोर्ट पूर्ण कर पेश कर दी है, वहीं एडीएम वो 9 दिन बाद भी वो अपनी जांच रिपोर्ट वो पेश नहीं कर पाए हैं। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद जो झुंझुनू डीएसपी शरद चौधरी उन्होंने पुलिसकर्मियों को जो निलंबन आदेश था वो निरस्त कर दिया है। जी शुक्रिया कृष्ण, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बहुत बड़ी खबर है, एसओपी उल्लंघन का ये मामला। ईओ आरओ परीक्षा हुई थी जिसमें कुछ अभ्यर्थियों को लेट होने के बावजूद एंट्री दी गई थी, जिसके बाद जांच बैठाई गई, दोषी भी पाया गया। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही कि जो 6 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए थे उन्हें बहाल कर दिया गया। चूंकि सूत्र हमारे बता रहे हैं कि जांच में दोषी नहीं पाए गए हैं, यानी उनकी कोई गलती, जो पुलिसकर्मी निलंबित हुए थे उनकी कोई गलती नहीं मिली। पर शहर में ईद की नमाज के बाद ईदगाह में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगे हैं। सुबह 12 शहर के ईदगाह में ईद की नमाज होने के बाद कुछ मुस्लिम नमाजियों ने फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए। साथ ही इजराइल मुर्दाबाद के नारे भी यहां पर लगाए गए। कुछ युवकों द्वारा हाथों में फिलिस्तीन के झंडे और बैनर लेकर गाजा में हो रहे नरसंहार के खिलाफ नारे लगाए गए हैं। हिंदू संगठनों को इस बात का जैसे ही पता चला, उन्होंने प्रशासन के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके बाद दोपहर बाद कोतवाली थाना अधिकारी योगेश चौहान द्वारा मामले में एसडीपीआई के जिलाध्यक्ष अब्दुल अजीज समेत 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। और अब बात करते हैं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले की। दरअसल इस घोटाले मामले में ईडी द्वारा अटैच प्रॉपर्टी बिना एनओसी के बेचने का मामला सामने आया है। और इस मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोसाइटी पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि जिन प्रॉपर्टी को ईडी ने अटैच किया था उनमें से 22 बीघा जमीन को बेहद कम दामों पर नीलाम कर दिया गया। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के गंभीर आरोप। ईडी द्वारा अटैच प्रॉपर्टी को बिना एनओसी बेचने का आरोप। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी उठाए थे सवाल। साल 2018 में राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले का पर्दाफाश किया था। दावा किया गया कि निवेशकों के करोड़ों रुपयों का गबन किया गया, लेकिन अब इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी आरोप लगाया है कि ईडी द्वारा अटैच प्रॉपर्टी को बिना एनओसी के बेच दिया गया है। उन्होंने एक्स पर लिखा,
आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा राजस्थान समेत 28 राज्यों में 800 से ज्यादा शाखाओं के जरिए गरीबों की गाढ़ी कमाई को लूटा। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आदर्श सोसाइटी की संपत्ति अटैच करने के बाद 20 साल 2024 और 25 में ईडी की इजाजत लिए बगैर सिरोही के अधिकारियों ने कई जमीनों का नामांतरण कर दिया और करीब 22 लाख बीघा जमीन को बाजार में कम दामों पर नीलाम किया। आखिर इतना बड़ा खेल किसकी सह पर हो रहा है? इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आदर्श सोसाइटी घोटाले की जांच पर सवाल उठा चुके हैं। सीएम अशोक गहलोत ने अधिकारियों पर आदर्श सोसाइटी की प्रॉपर्टी को बिना ईडी की एनओसी के लिक्विडेटर के नाम खोलने और बाजार कीमत से आधे कीमत पर नीलामी करने का आरोप लगाया था। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला। इसमें करीब 15,000 करोड़ रुपए का चिटफंड घोटाला हुआ। सिरोही से ये फर्जी सोसाइटी का नेटवर्क शुरू हुआ। इसमें सरकारी और रिटायर्ड लोगों को झांसा दिया गया। 5 साल में रकम डबल करने का दावा किया गया। 10 से ज्यादा सोसाइटी पर 250 से ज्यादा केस दर्ज। 28 राज्यों में 800 से ज्यादा ब्रांच खोली गई थी। 20 लाख से ज्यादा निवेशकों का पैसा लगा था। ईडी ने अब तक 2075 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। मामले को लेकर प्रदेश में सियासत गरमाई है और सवाल है कि क्या जनता की कमाई पर एक बार फिर से डाका डाला जा रहा है और किसकी शह पर जनता के पास जाने वाली जमीन को नीलाम किया जा रहा है। अगर आरोपों में सच्चाई है तो इसकी जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। सिरोही से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रतीक कुमार की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 की। दरअसल ये खबर जयपुर से आई है, जहां पर आमेर में राजस्थान राइजिंग इम्पैक्ट 1.0 निवेश उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निवेशकों को संबोधित भी किया। कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आने के बाद निवेश का माहौल उत्पन्न होने लगा है। राजस्थान हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। तो वहीं कार्यक्रम में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने निवेशकों से संबोधित करते हुए कहा कि बॉल नई थी, पिच नई थी। हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बॉल को देखकर खेला। अब चौके छक्के लगाने का समय है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आर्थिक क्षेत्र में विकसित राजस्थान के रूप में भी पूरे देश के अंदर हमारा राजस्थान अलग अपनी पहचान बना सकता है। ये जो हम मनाते हैं वो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, आप सभी का हृदय से स्वागत भी मैं करता हूं और इस ऐतिहासिक क्षण जो आप हम कर रहे हैं उसको भी व्यक्त करता हूं। प्रदेश को रोजगार से युक्त करने के लिए, प्रदेश को इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए पहले ही वर्ष के अंदर राइजिंग राजस्थान समिट होगी। ये लीडरशिप का कमिटमेंट दिखाती है, ये लीडरशिप की दूरदर्शी सोच दिखाती है, ये डबल इंजन सरकार की ताकत दिखाती है, जहां दोनों इंजन एक ही दिशा में खींच रहे हो। और मारो राजस्थान में वक्त है एक ब्रेकिंग न्यूज का। बड़ी खबर आईपीएल मैचों से जुड़ी हुई आ रही है। जयपुर से दरअसल ब्रेकिंग न्यूज ये कि आईपीएल मैचों में सट्टा लगाने वालों पर एक्शन हुआ है। पुलिस ने 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 लैपटॉप, 8 फोन, 1 डोंगल जब्त किया गया। जूम ऐप के जरिए मैचों पर भाव सेट करते थे। राजस्थान और चेन्नई के बीच के मैच पर सट्टा लगा रहे थे, जिन पर आखिरकार एक्शन हुआ है। सटोरियों पर 4 सटोरी गिरफ्तार पुलिस की तरफ से किए गए हैं। इनके पास से डोंगल, फोन, लैपटॉप बरामद किया गया है। और खबर ये मिल रही है कि राजस्थान और चेन्नई के बीच होने वाले मैच पर ही सट्टा लगा रहे थे। जूम ऐप के जरिए मैचों पर भाव सेट किया करते थे। देश भर में एक तरफ ईद का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से बनाया गया है, तो वहीं कुछ जगहों पर ईद के बहाने काली पट्टी बांधकर बकविल का विरोध भी किया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बाजू पर काली पट्टी बांधकर बकविल का विरोध किया। अब बड़ा सवाल यह है कि मोहब्बत का पैगाम देने वाली ईद पर काले रंग का
क्या काम और आखिर क्यों ईद के बहाने राजनीति की बिसात बिछाई गई। अमन का पैगाम, ईद के रोज वक्फ पर संग्राम। ईद पर देश भर में काली पट्टी वाला विरोध। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संदेश का दिखा असर। ईद के मौके पर जब हाथ दुआओं के लिए उठते हैं, खुदा की इबादत में नमाज अता की जाती है, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश दिया जाता है, उस पाक मौके को आखिर क्यों विरोध के लिए चुना गया? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ईद के मौके पर वक्फ बिल के विरोध का पैगाम दिया गया, जिसका असर भी दिखा। देश के अलग अलग हिस्सों में ईद के मौके पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी गई। अलवर में मुख्य ईदगाह में मौलाना ने वैसे तो आपसी भाईचारे और खुशहाली के लिए नमाज अदा करवाई, लेकिन वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी भी बांधी गई। तो झालावाड़ में भी ईद के मौके पर काली पट्टी बांधकर वक्फ बिल का विरोध किया गया। ईद के बहाने वक्फ बोर्ड का विरोध करने वालों को अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के उत्तराधिकारी सैयद नसीरुद्दीन अली चिश्ती ने साफ संदेश दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने वक्फ बिल में संशोधन को सरकार का सही कदम बताया कि वक्फ में अमेंडमेंट की जरूरत है। देखिए, वक्फ का मतलब ये कतई ये नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाएं छीन जाएंगी, कब्रिस्तान छीन जाएंगी। ये कहना गलत है। हो सकता है कुछ सेक्शन से उनको प्रॉब्लम हो, ये ऐसे मत। ये डेमोक्रेसी का पार्ट है और सरकार को कोई जल्दबाजी नहीं है। सरकार ने बहुत तसल्ली से इस बिल को लाई थी। सरकार ने बाकायदा जेपीसी में ये बिल दिया। जेपीसी ने बहुत पेशेंटली सबको सुना है और उसके बाद में अब ये बिल पेश करने जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये बिल आने के बाद में वक्फ के मैटर में ट्रांसपेरेंसी आएगी और उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट होंगी, और जो किराया इंक्रोचमेंट जो सबसे कम है, ज्यादा हो चुका है वक्फ के अंदर, वो इंक्रोचमेंट हटेगा और वक्फ का किराया बढ़ेगा, जो कौम के लिए काम आएगा। इन सब के बीच ये बात सामने आ रही है कि 2 अप्रैल को सरकार संसद में वक्फ बिल को पेश कर सकती है। वक्फ बिल के सहारे सरकार का मकसद वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट में पारदर्शिता लाना, कामकाज को कानूनी मान्यता देना, अवैध कब्जों को रोकना, कामकाज को सरल बनाना और अतिक्रमण वाली जमीन खाली कराना है। वक्फ बिल में संशोधन के साथ ही कई बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका विरोध मुस्लिम संगठनों की तरफ से किया जा रहा है। पुराने कानून में जहां जमीन के दावों के खिलाफ सिर्फ ट्रिब्यूनल में अपील करने का अधिकार मिला था, तो वहीं संशोधित कानून बनने के बाद रेवेन्यू, सिविल कोर्ट में अपील के अलावा हाई कोर्ट का भी रुख किया जा सकेगा। बहरहाल, ईद के मौके पर जिस तरीके से काली पट्टी बांधकर विरोध किया गया, उसने ईद की खुशियों के बीच वक्फ बिल पर बहस को फिर से गर्म कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। व्यास को लेकर आज खबर आई। दरअसल गिरजा व्यास आरती करने के दौरान झुलस गई। जानकारी के मुताबिक उनकी चुन्नी में आग लग गई और उन्हें उदयपुर के निजी अस्पताल में ले जाया गया था, जहां से उन्हें बाद में अहमदाबाद रेफर किया गया। व्यास के भाई गोपाल शर्मा ने बताया कि मैं फार्म हाउस पर गया हुआ था और इसी दौरान आग लगने की जानकारी मिली। घर पहुंचे तो पता चला कि मां गणगौर का पूजन कर रही थी और इसी दौरान उनकी चुन्नी ने आग पकड़ ली। नीचे जल रहे दीपक के कारण उनकी चुन्नी ने आग पकड़ी। घर में ही काम करने वाले व्यक्ति ने उनको संभाला और उनको उदयपुर में निजी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां से उन्हें अहमदाबाद रेफर किया गया। पाट वाट करके खड़ी होके आरती ले रही होगी, नीचे दीपक जल रहा था, चुन्नी थी गले में। ये बंसी अकेला था, मैं फार्म हाउस पे गया था। वहाँ से आए जितने तो ये हादसा हो गया। मैं भाग के आया, जब तक बच्चे लेके उनको हॉस्पिटल गए। अमेरिकन में ले जाके सारा चेकअप उनका पूरा सारा प्राइमरी जितना भी करना था वो करके मैंने तो इमीडिएट रिएक्शन लिया कि मैं यहाँ कोई है नहीं व्यवस्था, मैं अहमदाबाद ले जाता हूँ। तो उनको इमरजेंसी उसको उसमें एम्बुलेंस में हमने इमरजेंसी वहाँ रख दिया। मेरे बच्चे, मेरी वाइफ सब गए हैं, मैं भी निकल ही रहा हूँ। जस्ट मैं बाहर गया था, लोटा रखने, वो जल सूर्य का जल चढ़ाते, इसलिए तो लोटा रख के आया। जब तक वो उनको आग लग चुकी थी और मैंने बुझाया उनको टॉवेल से और पानी डाल के बुझाया। गणगौर की पूजा थी, पूरा परिवार मिलके पूजा कर रहा था
फिर घंटगौर की पूजा खत्म होते ही ये सब अपने अपने काम से निकले। मैं भी काम पे जाने के लिए थोड़ा लेट हो गई थी, तो मैं अपना चेंज करने ऊपर गई। इतने में मैडम ने नॉर्मल जो रोज़ की पूजा करते हैं वो पूजा करने बैठ गए, तो दिए से दुपट्टे में आग लग गई और वो एकदम से पकड़ लिया आग, तो घटना हो गई है। और बुलेटिन में आगे बात करेंगे आग के विनाश लीला की। 2 जिलों की तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर पाली जिले के रानी गांव की है, जहां पर टेंट हाउस में आग लग गई, जिसमें सारा सामान जलकर राख हो गया। तो वहीं सवाई माधोपुर में भी आग के तांडव की तस्वीरें सामने आई, जहां गंगापुर सिटी कस्बे में एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। हालांकि रानी गांव के टेंट हाउस में आग कैसे लगी ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन अच्छी राहत की खबर यह है कि जनहानि नहीं हुई, आर्थिक नुकसान जरूर हुआ। और उसी तरह की खबरें सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी से भी सामने आई हैं, जहां पर रेस्टोरेंट में अचानक से आग लग गई। मारू राजस्थान में अब बात करते हैं ईरानी गैंग की। डूंगरपुर के सागवाड़ा इलाके में पुलिस ने अंतर्राज्यीय ईरानी गैंग का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने गैंग के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सागवाड़ा में एक ज्वेलर को अपनी बातों में फंसाकर 15 तोले सोने के आभूषण चुरा लिए थे। ईरानी गैंग ने राजस्थान, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र में कई वारदातों को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। रोड़े हैं उनके ऊपर जो सीसीटीवी कैमरे थे उनको खंगाले गए। उन सीसीटीवी कैमरों में आए मोटरसाइकिल के संदिग्ध नंबर एवं उन दोनों संदिग्ध व्यक्तियों के हुलियों को मद्देनजर रखते हुए तलाश की गई, जिस पर टीम द्वारा उक्त घटना में एक कार एवं उसका चालक जो संलिप्त था उसे डिटेन किया। कार चालक जो कि स्वयं इन मुलजिमों के साथ उनकी स्वयं की रेनॉल्ट कार लेकर आया था और घटना को अंजाम दिया था, जिसमें उक्त कार को और अभियुक्त शुभम चौरसिया को जो कि थाने पर लेके आए थे डिटेन किया था, जिसे पूछताछ की गई। पूछताछ पर उसने जुर्म स्वीकार किया तो उसे गिरफ्तार